हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का अभी तक हम लोग 33 तक टेस्ट देख चुके हैं लोग। ये 34वां टेस्ट है। तो चलिए देखा जाए इसमें। और पहला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुनों के आक्रमण से। देखिएगा कि भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हुन आक्रमण कुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और स्कंदगुप्त इसे हरा देता है। तुरमाल और बिहिरगुप्त प्रसिद्ध हुन शासक हुए। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों को आक्रमण को विफल किया था। और देखिए कि जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच कहा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मलेच किसे कहा गया है, तो हुनों को बोला गया है। अरब आक्रमण के समय पल्लव शासकों का देखिएगा कि नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए कि अकबर के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह द्वितीय था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो देखिए कि एक संगठित स्थानीय स्वशासन में प्रमुख योगदान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेखों में स्थानीय स्वशासन का विस्तार से चर्चा किया गया है। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। देखिए कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलाल चोल के द्वारा किया गया था। चोलों की राजधानी तांजौर था। संगम काल में चोलों की राजधानी उरई थी और चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना था। तो देखिएगा चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके सिंहल को जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन डैश द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा अकबर के बारे में देख लीजिए। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू किया था। मनसबदारी प्रणाली मुगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसे 10 से लेकर 5000 तक मनसब दिया जाता था। मनसब का अर्थ होता था पद, और इसमें निम्न बातें का पता चलता है, जैसे कि अधिकारी के पदमान में अवस्थिति, धारक का वेतन, नियत संख्या में सेना, घोड़े और हथियार का ज्ञात। मनसबदार का आशय ऐसे व्यक्तियों से था जो राजकीय नौकरी में थे। ये एक समेकित व्यवस्था थी जिसमें सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन सभी शामिल थे। जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। देखिए ये 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण कर जात और सवार पद से युक्त कर दिया गया। जात व्यक्तिगत पद तथा वेतन से जुड़ा था, जबकि सवार इसके पास घुड़सवारों की संख्या से। आईने अकबरी में 66 मनसबदारों का उल्लेख किया गया है, किंतु व्यवहार 33 मनसबदार प्रदान किए जाते थे। देखिए कि अकबर की लोकप्रियता का कारण था मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति और भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। देखिए अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया और अकबर ने तीर्थ कर 1563 में समाप्त कर दिया। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबाद खाना निर्माण करवाया, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा आयोजित होता था। अकबर ने 1564 में जजिया कर पर रोक लगा दिया। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की, जिसमें इसकी कोई विशिष्ट कर्म कांडीय पद्धति नहीं थी, न ही कोई ग्रंथ था और न ही कोई पुरोहित वर्ग था। इसे नया धर्म नहीं माना गया। अबुल फजल इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में था, जो इसे स्वीकार करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को बादशाह के पास ले जाता था। अकबर ने एक प्रभुत्व निरंकुश कहा जाता है। तो ये देखिएगा अकबर के विरुद्ध 1580 में जैनपुर में फतवा जारी किया गया था। तो ये भी आप जान सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी किसके शासनकाल में था। तो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक मनसबदारी था। तो ये याद रखिएगा। और देखिएगा कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के पास था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे लोग। इसके काल में कुल सेनापतियों में लगभग 33% हिंदू थे लोग। और देखिए कि औरंगजेब ने औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में अपने प्रिय पत्नी रबिया दुरानी के मकबरे का निर्माण कराया, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कि इसका बेटा था अहमद, उसके देखरेख में कराया गया था। और बीबी का मकबरा या दखनी का ताज भी कहा जाता है।
बीबी का मकबरा स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने ऐसी मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका राइट आंसर चार्ल्स विल्सन हो जाएगा। और साथ में ये याद रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। तो भारतीय पुरातत्व के संस्थापक या पिता का है तो कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। थोड़ा सा देखिए कि बहुत सारा ऐसा किताब है जिसका अनुवाद हुआ है। तो भारत देखिए महाभारत, इसे रजनामा के नाम से जाना जाता था फारसी में। बदायूं और नकबी और मुलोरी अब्दुल फजल फैजी ये सब मिलके किया था लोग। रामायण का फारसी में अनुवाद देखिएगा तो बदायूं के द्वारा किया गया था। राजतरंगी का फारसी में शाह मोहम्मद शाहबादी, ही तो उपदेश का ताजुल माली हो जाएगा। लीलावती का देखिएगा तो ताजुल माली हो जाएगा। और लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में अबुल फजल। नल दमयंती इसका फारसी में फैजी। और बाबर नामा का अंग्रेजी में लैंडन और रस्किन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो अबुल गफार खान को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए उत्तर पश्चिम सीमांत में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक स्थापना किया गया था, जिससे देखिएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और व्यक्तिगत और उपाधि संबोधन थोड़ा सा देखा जाए तो देखिएगा खान अब्दुल गफार खान ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न इसको दिया गया है। और साथ में पाकिस्तान के भी ये प्राप्त किए हैं, पाकिस्तान निशान ए शाही। तो ये दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये याद रखेगा। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु, C.F. एंड्रूज को दीनबंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और M.S. गोलवलकर को गुरुजी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहारी विभूति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न आजाद शत्रु और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। देखिए कि गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य था। प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। मेहरौली लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णुवर्धन की स्थापना किया था, तो ये याद रखिएगा। और कुछ व्यक्ति हैं उनके उपाधि दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का देखिए कि महाधीराज, समुद्रगुप्त देखिए कि भारत के नेपोलियन, और साथ में अश्वमेघकर्ता और अश्वमेघ पराक्रम, व्याघ पराक्रम, अप्रतिरथ पराक्रमांक और परम भागवत। प्रथम गुप्त शासक थे जो परम भागवत की धारणा अपनाए थे और कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके सिक्कों पर मिलता है बीना बजाते हुए। अगला क्वेश्चन है अगला जो देखेंगे हर्षवर्धन, परम भटकराज, शिलादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और हर्षवर्धन को देखिए द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। विजयालाल को नरकेसरी और राजेंद्र प्रथम को गेंगोटचोलम, राजेंद्र द्वितीय को प्रकेसरी और मिहिर भोज को आदिवरा, बिंदुसार को अमित घात या शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता है। नरसिंह वर्मन को वातापीकोट, तो ये याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक से। सारनाथ का लॉयल कैपिटल लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनाया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ के पीछे सटे हुए बैठे हैं। और देखिएगा कि भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय स्मारक प्रतीक के रूप में अपनाया है तथा स्तंभ के निचले भाग पर अशोक चक्र को तिरंगा के मध्य में रखा गया है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और हर्यक वंश का स्थापक बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे, 1886, 1893 और 1906, तो ये याद रखेगा।
और साथ में याद रखिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। तो सबसे पहले कांग्रेस का देखिएगा कि स्थापना 1885 में ए हो हुम के द्वारा किया जाता है। ए हो हुम 1885 में इसके सचिव थे। और देखिए पहला बम्बई में अध्यक्षता किया जाता है और बोमेश चंद्र बनर्जी पहला अध्यक्ष बने थे। इसमें 72 व्यक्तियों ने बैठक में भाग लिया था। दूसरा में देखिए सूरत अधिवेशन, जो कि ये सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। गरम दल और नरम दल इसमें विभाजित हो गया 1907 में। देखिए डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ और इसमें गरम दल नरम दल दोनों फिर से एक हो गया ना। इसमें अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हुए। और इसके बाद देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसमें एनी बेसेंट को पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा। बेलगाम महात्मा गांधी 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा एक बार ही अध्यक्षता की गई थी बेलगाम में, और ये कहाँ पड़ेगा तो कर्नाटक में, तो ये याद रखिएगा। और 1925 भी याद रखिएगा। किस लिए याद रखना है कि भारत की कोई महिला जो सबसे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट तो विदेशी महिला थी और सरोजनी नायडू पहली बार अध्यक्ष बनाई गई थी 1925 में। उसके बाद एक याद रखना है आपको 1937, और एक याद रखना है 1940 से लेकर 46 तक अबुल गफार क्या नाम है उनका, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में निभाया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, एलिफेंटा में चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है, तो वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। देखिए कि राष्ट्रकूट की राजधानी मणिकीर या मानिखेत है, और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एहोल का प्रसिद्ध शिव मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कौनस्व अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मराज को पराजित किया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहाम मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में देखिए 34 शैलकृति गुफाएं हैं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा संख्या है जो 10 है। एलोरा की गुफा में 15 में से विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। पुलकेशियन प्रथम चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये याद रखेगा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहगुप्त था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। कलुंगतुंग द्वितीय ने चित्रमण मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु मंदिर की स्थापना करवाया था, समुद्र में फेंकवा दिया था। चालुक्य वंश प्रतापी शासक विक्रम द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटकडकल में विरूपाक्ष मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोकर देवी ने त्रिकोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रायद्वीपीय भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरीके से घिरा होता है। तो देखिए कि 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से आपका भूमि से। तो देखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। द्वीप उसे बोला जाता है जिसके चारों तरफ जल ही जल हो और बीच में वो भूमि है। जल संधि 2 विभिन्न जल संधियों को जोड़ने वाला 2 स्थल खंडों को अलग करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106, अन्य स्रोतों में 15,200 किलोमीटर दिखाया जाता है। भारत की कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की प्रादेशिक सीमा देखिए कि 12 समुद्री मील की दूरी है। इस क्षेत्र के उपयोगिता भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। प्रादेशिक जल सीमाओं से आगे तथा तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र बोला जाता है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण और संबंधित अधिकार, अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र देखिए यानी कि आर्थिक क्षेत्र, ये से अंतर्गत संलग्न आगे के समुद्री क्षेत्र है जो लगभग 200 किलोमीटर मील का होता है। इसके अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति और सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विहित संरक्षण, अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का यमनोत्तर समय रेखा माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खींचा गया है। भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक यमनोत्तर का 82.5 डिग्री
उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। मेघालय की पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। और देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक काल में संबंधित है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र से फैला हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एंडरसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 के बाद 13 नंबर। अच्छा, एक चीज़ और देख लिया जाए इसमें जो दिया है पॉइंट। तो देखिए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियर है और पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेबई जो जापान की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला फ्रांसीसी फिल्स, ये कनाडा की थी। दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम महिला कैरोलिन मेल्किस हो जाएगी। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिन जो नेपाल के थे और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस या टाइग्रिस नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इराक में। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। और देखिए कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। डेन्यू नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है और काला सागर में गिरती है। टाइग्रिस नदी के किनारे बसे शहर है बगदाद जो इराक का ही एक शहर है। सत अल अरब नदी दजला ए फराज की समृद्ध धारा है कि किनारे बसने वाला ये शहर है, तो ये याद रखिएगा बसरा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच की समुद्री मार्ग का छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा लंदन और चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि ये नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी यानी कृत्रिम नहर है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका था। 1869 में तैयार यह नहर मिस्र की नील नदी के निचले भाग और सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। सुएज नहर पर सबसे उत्तरी पतन पोर्ट सईद है और दक्षिणी पतन पोर्ट सुएज है। यह नहर निर्माण 164 किलोमीटर लंबी है और वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर थी। 1956 में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी 7000 किलोमीटर की कमी हो गई। सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। कील नहर उत्तरी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। राइन मैन डेन्यू नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है, तो ये याद रखिएगा। स्टालिन नहर या श्वेत बाल्टिक नहर ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ता है। सू नहर सुपरियर झील को यून झील से जोड़ता है। वेलेंड नहर ईरी झील को ओरेंटियो झील से जोड़ती है। पनापा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर अंध महासागर को जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, देहरादून। और देखिए कि परीक्षा से उपयोगी कुछ और महत्वपूर्ण संस्थान है, जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण संस्था, ये आपका देहरादून में पड़ेगा। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में पड़ेगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद में पड़ेगा। और मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक में पड़ेगा। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था देहरादून। सेंट्रल जूट तकनीकी अनुसंधान संस्था कोलकाता में पड़ेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में पड़ेगा। नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में पड़ेगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्था कराईकुंडी में पड़ेगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में पड़ेगा। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में पड़ेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली में पड़ेगा। और केंद्रीय चावल अनुसंधान तो आप जानते ही हैं कटक में। और भारतीय दलहन शोध संस्था कानपुर। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे में है, तो ये याद रखेगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, सी जिराफ बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं? तो ये आपका वर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ये याद रखेगा। वर्णपाती वन यानी आंध्र वनों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है, जिसे साल, चंदन, महुआ, शीशम ये सब आ जाएगा इसमें। और उल्लेखनीय है कि सदाबहार वन वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता हो तथा तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता हो, जिससे रबर, महोगनी, आबनून, एबोनी, सिनकोना, रोजवुड इत्यादि आ जाएगा। उसके बाद यूकेलिप्टस को देखिए पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है क्योंकि यह धरती से सबसे अधिक मात्रा में पानी सोखता है और इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखेगा।
और देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है। सबसे बड़ा आवृत्ति वृक्ष यूकेलिप्टस हो जाएगा। सबसे छोटा आकार में आवृत्ति वृक्ष लेमना हो जाएगा। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया हो जाएगा। और सबसे बड़ी पत्ती वाला वृक्ष विक्टोरिया रिजिया हो जाएगा। सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर 12 इंच का होता है। और सबसे छोटा बीज आर्किडीज का। और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प का रेफलेसिया है। तो ये याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कि गेहूँ रबी, ये तो सही है एकदम। चना खरीफ, ये आपका नहीं होगा, चना रबी के अंतर्गत आता है। चावल आपका खरीफ, जौ, ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा फसल के बारे में देख लीजिए। भारत में 3 फसल पाए जाते हैं, जिसमें रबी फसल देखिए अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाता है। गेहूँ, जौ, चना, राई, मटर, सरसों, मसूर, आलू इसके अंतर्गत आएगा। खरीफ फसल देखिए जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, पटसन, मूंगफली, रागी, जूट, कपास, तंबाकू ये सब आ जाएगा। जायद फसल इन दोनों के बीच में जो 2 महीने का समय होता है, मार्च में बोया जाता है, जून में काट लिया जाता है। तो देखिए इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, करेला, कुल्थी ये सब आ जाएगा। भारत का कृषि 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है कृषि वर्ष। तो ये याद रखिएगा। भारत में 3 प्रकार के खाद्यान्न उगाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। एक प्रमुख खाद्यान्न हो जाएगा जिसमें देखिए गेहूँ, धान, जौ इत्यादि आ जाएगा। एक मोटा अनाज जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, मंडुआ आ जाएगा। और एक लघु खाद्यान्न जिसमें रागी, कोंदू, कुकुन, चना, कुटकी आ जाएगा। देश में सकल बोई गई भूमि में 23% क्षेत्र में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का 47% भाग चावल की कृषि की जाती है। विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक क्षेत्र 46.37 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है, जिसका नाम है गोल्डन राइस। तो ये याद रखेगा। और आगे देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। देखिएगा कि ट्रक कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियां खेती की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रक में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। और मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक ही फर्म पर फसल उत्पादन, पशुपालन और साथ में कृषि किया जाता है तो उसे बोला जाता है। नगद फसल के अंतर्गत देखिएगा कि उसमें तंबाकू, गन्ना, कपास, तिलहन ये सब आ जाएगा। वायपीय कृषि के अंतर्गत जलीय पौधे को मिट्टी या अन्य किसी माध्यम का प्रयोग किए बिना वायु में उगाया जाता है, तो इसे एरोपोनिक्स बोला जाता है। और मिट्टी के बिना फसल उगाए जाने को हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। जैविक खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य सिक्किम है। और स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। झूम कृषि या स्तनांदन कृषि पद्धति, इसे देखिएगा कि ऐसा ये कृषि है कि एक जगह कहीं पे जाके वहाँ के पेड़ पौधों को काट के और खेती लायक भूमि बनाया जाता है। और फिर जब वहाँ पे उसका उर्वरक क्षमता खत्म हो जाता है तो फिर से दूसरा जगह जाके यही प्रक्रिया चलता है। झूम कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इस प्रकार की खेती में जंगल को जलाकर कुछ वर्षों तक और फिर दूसरे स्थान पर जाया जाता है। चलवासी पशुचारण कृषि शुष्क एवं आंध्र प्रदेशों जैसे अर्ध शुष्क प्रदेशों में जैसे जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है अनावृति होना। चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने एवं विखंडित होने की प्रक्रिया को अनावृति या अपक्षय कहते हैं। अपघटित चट्टानों को अन्याय ले जाने की क्रिया को अपर्दन तथा टूटे चट्टानों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। देखिए कि उत्पादन हिमानियों द्वारा होती है। यह अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। अपवाह पवन के द्वारा शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेशों में अवसादी के उड़ने की प्रक्रिया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसमें देखिए कि कार्बोहाइड्रेट मक्खन, मछली, चीज़ ये तो हो ही गए। पालक आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में देखिए कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होता है 1:2:1 हो जाएगा। इसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और देखिए कि इसमें मोनोसैकरिन एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका 3 प्रकार होता है जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पैक्टोज, ट्राइओज आदि आ जाता है। दूसरा में देखिए कि ड्राई सैकेराइड
जिसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आ जाएगा। पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आ जाएगा। देखिए कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की सतह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, ये सब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। थोड़ा सा और देख लिया जाए। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी तो मणिपुर का ही होगा, ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम और मोहिनी आटम देखिए केरल का हो जाएगा। छऊ देखिएगा कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो ये तो ब्राज़ील में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर 64 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे लंबा देश आपका नील नदी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा देश जल क्षमता के अनुसार अमेजन ही हो जाएगा। तो अमेजन फॉरेस्ट भी जानते हैं कि पृथ्वी का हृदय बोला जाता है उसे। देखिए कि अमेजन दुनिया का दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, सूरीनाम जैसे देश अमेजन नदी प्रवाहित होता है। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने अमेजन के नीचे 4 किलोमीटर तक रियो हमजा नदी बहने की खोज की है। और देखिए कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर 6690 किलोमीटर की दूरी तय करती है, भूमध्य सागर में गिरती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है। इसका लंबाई 4023 किलोमीटर हो जाएगा। मेकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। आसवान बांध देखिए कि मिस्र और नासिर झील नदी पर स्थित है। हुबरू बांध कोलोरेडो नदी पर स्थित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी क्षेत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पे। विक्टोरिया जलप्रपात करीबा बांध नदी पे है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटता है लोग। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। आमूर नदी चीन और रूस की सीमा का निर्माण बनाती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल में है, तो ये याद रखिएगा। देखिए नाटो का 3तम जो देश है ये आपका स्वीडन है, 32वां, या मार्च 2024 में शामिल हुआ। परीक्षा उपयोगी संगठन और उसका मुख्यालय देखिएगा कि इंटरपोल, ये पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1923 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जेनेवा में है और 1995 में स्थापना किया गया था। रेड क्रॉस जेनेवा में है, 1863 में स्थापना। सार का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, 1985 में स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में पड़ेगा 1972 में। IMF वाशिंगटन DC, ये आपका 1945 में। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC 1944-45। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो एक सैन्य संगठन है। 31वां देश फिनलैंड है और 32वां देश स्वीडन है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सर्व क्षमता। ये देखिए एक मानव अधिकार समूह है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और देखिए कि इसकी स्थापना 28 मई 1961 को ब्रिटिश वकील पीटर बेनेसन ने लंदन में किया था। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमता एक लंदन स्थित गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकार पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय द हेग में नीदरलैंड में पड़ेगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोग की मृत्यु किस रोग से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापेतिक, यानी आपका TB से होता है। भारत सरकार 2025 तक तापेतिक रोग से उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जिसका वाहक मादा एलिफेंजिस मच्छर होता है। इस रोग में लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती है। एड्स रोग या
HIV यानी ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी के कारण होता है। ये वायरस रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेवार है। टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं को नष्ट कर देता है। और देखिए तापेतिक या क्षय रोग यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। इबोला वायरस, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी के रूप में जाना जाता था, एलिस टेस्ट देखिए कि एड्स बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठंडे और घाटी क्षेत्रों में। भारत का आर्कटिक राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत में आर्कटिक की कुल 1556 प्रजातियां पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश को वनस्पति शास्त्रियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए कि आर्कटिक को उनके जीवन के प्रारूप के आधार पर 3 प्रारूपों में विभाजित किया गया है। एक आपका हो जाएगा एम्फीफाइटिक्स आर्कटिक, ये चट्टानों पर उगने वाले पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा का हो जाएगा स्थलीय आर्कटिक, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे या लताओं में अपना पोषक प्राप्त करते हैं। यह समशीतोष्ण और अल्पाइन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाया जाता है। माइक्रोट्रॉपिक आर्कटिक, ये कवक और संवहनीय पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जीरोफाइट, रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं। तो जीरोफाइट आपसे पूछेगा कि किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेगिस्तानी में पौधे जो उगता है उसके बारे में। सत्यजीत रे फिल्म से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो आपका चित्रकारी से है, तो ये याद रखेगा। सत्यजीत रे को 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न और विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया गया। पाब्लो पिसाको स्पेन के महान चित्रकार थे, तो ये याद रखेगा। धारावाहक तार कैसा होता है? तो ये आपका देखिएगा कि न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा कि आवेश वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धन आवेशित Np बराबर Ne हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता Ne बराबर Np हो जाएगा, ऋण आवेशित प्रदान करता है। इस वस्तु का कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणक है, तो ये आप याद रखेगा। एक कूलम आवेश में कितना चार्ज होता है? तो 6.25 × 10⁻18 होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा। 29 का राइट आंसर सी सही है। और कुछ दिवस है जैसे भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय पराक्रम 23 जनवरी, सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व यक्षमा दिवस 24 मार्च, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म भी है, राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हो जाएगा। देखिए कि योग दर्शन किससे संबंधित है? तो ये पतंजलि से संबंधित है। देखिए कि पतंजलि शुंग वंश के पुरोहित थे। उन्होंने पुष्प मित्र शुंग के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। संस्कृत भाषा को व्याकरण संपन्न रूप देने में पाणिनि का योगदान बहुत है। अष्टध्वनिय देखिएगा कि इसी से संबंधित है। अष्टधाई पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। जैमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे जो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन में गौतमी ऋषि थे, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, उत्तर मीमांसा के दर्शक बदरायन हो जाएंगे, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कनाद हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का कोइंटूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। उदयपुर पूसा में बायोगैस प्लांट विकल्प से कार्यरत है। बायोगैस देखिए कि मीथेन इसमें 65 से 75, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका 35 से 40, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि इसमें मिश्रण होता है। बायोगैस तकनीकी में अवायवीय पाचन होता है। बायोगैस के उत्पादन के साथ साथ खाद भी मिलता है। बायोगैस प्लांट का निर्माण CB देसाई ने किया था। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का अर्थव्यवस्था में मिश्रण होता है, सरकारी और निजी क्षेत्र का। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है तथा आयात निर्यात गतिविधियां शून्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के कारक जैसे कि पूंजीगत समान श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमशीलता को निजी व्यवसाय द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। पूंजी अर्थव्यवस्था मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए कि अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण में आपका अमेरिका आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा और फ्रांस भी आ जाएगा, तो यूरोपीय देश में आ जाएगा लोग अच्छा खासा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जहां सरकार प्राथमिक इकाई होती है, समाज की आवश्यकताओं के निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का निर्णय लिया जाता है। उत्पाद के कारकों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो जैसे चीन हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, न कि लाभ कमाना। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं तो ये आपका घटिया माल आ जाएगा। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में रोटी, गेहूं, चावल, नमक, आलू ये सब आता है, तो ये आप याद रखिएगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ और दिया गया है। सामान्य आय में वृद्धि के कारण सामान्य माल की मांग में वृद्धि होती है, जो अन्य मांग के लिए सीधे अनुपातिक होता है। और निम्न कोटि के समान आय में वृद्धि के कारण इस तरह के माल में कमी आती है, जैसे आय की मांग के विपरीत अनुपातिक। विलासिता के समान आय में वृद्धि से लग्जरी वस्तुओं की मांग में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। गिफिन माल कोई भी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है, वह गिफिन बोला जाता है। और बेबलेन वस्तु इस तरह के माल की कीमत में वृद्धि लोगों को उसे अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचरण यूनिट नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रैम हो जाएगा। रैम प्राथमिक संचरण यूनिट है। स्टोरेज डिवाइस यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जहां पर हम सभी प्रकार के डाटा को स्टोर करके रखते हैं। देखिए कि स्टोरेज डिवाइस के प्रकार हैं। प्राथमिक स्टोरेज उपकरण जिसकी डाटा रखने की क्षमता कम होती है, यह अस्थायी रूप से डाटा को रखता है, जैसे रैम हो जाएगा, कैच मेमोरी हो जाएगा। द्वितीय स्टोरेज उपकरण इसकी डाटा रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, यह अस्थायी रूप से डाटा को रखता है, जैसे हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और यूएसबी स्टोरेज, यह सब सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये कोयम्बटूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान ये आपका कासगोडोर में पड़ेगा। और उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था अहमदाबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किससे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये तो हम लोग देख लिए हैं और इसके बारे में हम लोग पिछले ही क्लास में बढ़िया से देखे थे लोग। संघ लोक सेवा आयोग का जो ये पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये हो जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। महिलाओं के लिए राज्य में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध है। तो ये देखिए कि सभी सरकारी नौकरियों से संबंधित है, तो ये याद रखेगा। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 और शिक्षा विभाग में 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है। बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% आरक्षण है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। 38 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिनवर्सी सेंटर से जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रिटानी सांसद बने थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बिमल चंद्र बनर्जी थे, लेकिन वे जीत नहीं सके। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी की महान कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कही जाती है। निर्णायक मत होता है, तो देखिएगा कि जब दोनों पक्ष से सहमत यानी टाइड हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसके बाद अध्यक्ष के द्वारा जो मत दिया जाता है
उसी को निर्णायक मत बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 100 में दिया गया है, ये उपबंध है कि प्रत्येक सदन की बैठक में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। पोस्टल बैलेट क्या होता है? का इस्तेमाल सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर, दिव्यांग व्यक्ति कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलता है? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि अनुच्छेद 154 इसके अंतर्गत आता है कि संवैधानिक मुखिया कौन है राज्य का? तो राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ राज्य में प्राप्त होती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी राज्य विधान सभा के प्रति होगी। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनेगा। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए कि मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम आपका 1.5% और फास्फोरस 1.2%, पोटेशियम 0.2% हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्योंकि वे क्या करता है लोग कि ताप के अच्छे रोधक होता है, लोग ताप को जाने नहीं देता है लोग। इसी के कारण किरचॉफ का नियम देखिए कि ये बताता है कि दिए गए ताप पर दिए हुए तरंगदैर्घ्य के लिए विभिन्न पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और शोषक क्षमता का अनुपात नियत होता है तथा समान ताप पे पूर्ण कृष्ण पिंड की उत्सर्जनकर्ता के बराबर होता है। और यहाँ पे E1 बटा अल्फा 1 बराबर E1 हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, यहाँ पे E1 उत्सर्जन है और ये सभी का मान यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें ये बताया गया कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। काली त्वचा वाली मनुष्य गोरी त्वचा वाले मनुष्य की तुलना में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी अनुभव करता है। काली त्वचा वाला मनुष्य गोरी त्वचा वाले मनुष्य की तुलना में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी अनुभव करता है। तो ये याद रखेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी उदासीन धातु को गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, देखिए जब किसी उदासीन वस्तु को गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इसमें कांच की छड़ धन आवेशित और सिल्क रिंग आवेशित होता है। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉइड त्यागने पर उस पर धन आवेशित तथा ग्रहण करने पर उसमें ऋण आवेशित आ जाता है। किसी परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु उदासीन होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लौह ऑक्साइड के कारण यह हमेशा लाल दिखाई देता है। थोड़ा सा ग्रह के बारे में देखिए, सूर्य से दूरी के आरोही क्रम। तो देखिए इसके बारे में हम विस्तार से आपको 2-3 क्लास पहले समझाए थे, तो आपको अच्छी तरीके से याद ही होगा। थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं। मान लीजिए कि देखिए ये हम लोग का सूर्य हो गया। अब देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए कि सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले बुध आएगा। बुध के बाद आपका कौन आएगा? तो शुक्र आएगा। और शुक्र के बाद अपना पृथ्वी आएगा और पृथ्वी के बाद मंगल आएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए, बुध जो है ये सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है और इसका जो साल होता है ये 88 दिन का होता है। तो सबसे अपने जो अक्ष है उस पर भी बहुत कम समय में ये घूर्णन करता है। इसके बाद शुक्र की बात किया जाए तो ये सबसे चमकीला ग्रह है जो हम लोग देख पाते हैं। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के भग्नी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद पृथ्वी तो जानते ही है कि एकमात्र जीवन वाला ये ग्रह है। इसके बाद मंगल ग्रह देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पर लौह ऑक्साइड
बहुत अच्छा मात्रा में होता है। मंगल के बाद बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है, छोटा छोटा एस्टेरॉइड है, और इन चारों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए बृहस्पति ग्रह आएगा, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो सबसे अंतिम ग्रह कौन हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा, और सेकेंड लास्ट अरुण हो जाएगा। बृहस्पति से क्या पूछेगा, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है क्षेत्रफल के हिसाब से। और वहीं पे शनि से क्या पूछेगा, तो शनि का देखिए इसका घनत्व जो होता है प्रति मीटर, तो ये सबसे कम है। ये देखिए आपसे पूछे कौन सा ऐसा ग्रह कि समुद्र के तल पर रखा जाए तो वो तैरते रहेगा, तो ये आपका शनि ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है, तो ये याद रखिएगा। तो यही सब इसमें दिया गया है और आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरण में आपका कितना रंग हो सकता है, तो 7 रंग होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जानते हैं कि श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ने बताया कि श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। सबसे पहले आर यानी कि रेड आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, येलो आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, बाइबलो आ जाएगा, और ये आपका बैगनी, ये अच्छा ये अंतिम में बैगनी है, तो ये बाइबलो आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें देखिए कि जिस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 2 वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, तो ये कौन हो जाएगा, तो इसका देखिए उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किन्हीं 2 सदिशों का परिमाण अधिकतम होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनता हो, तो ये सदिश समानांतर होता है। 2 सदिशों का परिणाम न्यूनतम होगा अगर थीटा बराबर 180 डिग्री कोण बनता हो, ये अर्थात अदिश प्रति समानांतर होगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप के 2 गुने पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। इसका राइट आंसर बी सही है, 50 मिमी। तो देखिएगा किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिमी है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम तापमान के दुगने हो जाएगा 546, उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन 50 मिमी हो जाएगा। आदर्श गैस समीकरण पी बराबर nRT होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार भी देखिएगा कि यहाँ T बराबर ताप दिया गया है, और ये देखिएगा कि आपका बना दिया गया है, तो ये आपका सूत्र है। तो ये याद रखिए V2 बराबर V1 इंटू T2 बराबर T2, T1 हो जाएगा बाटा में, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। CO तथा H2 का मिश्रण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो ये आपका गलत है। देखिए कि प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन और पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, और घरों में खाना बनाने के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी LPG का। LPG देखिए कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक और एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो कच्चा माल हो जाएगा। देखिए कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजक से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये आदि हो जाएगा। एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन यह खुली श्रृंखला वाला कार्बन हाइड्रोकार्बन है जिसमें कोई गंध नहीं रहता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखिए कि ये बंद श्रृंखला वाला कार्बोहाइड्रेट है, एकांतर में इसमें द्विबंध होते हैं। बेंजीन, टोलिन, मेथिलीन, एंथ्रेसिलिन जीवित जीवों अथवा मरे हुए जीवों से प्राप्त जैव मात्रा या जैव संहति बायोमास कहलाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारा बनाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 51 नंबर में और भी कुछ लोहे पे जस्ता की परत चढ़ने को गैल्वेनाइजेशन या जस्ताकरण बोला जाता है। और देखिए कि सोल्डर किससे बना होता है, तो टीन और सीसा मिला के सोल्डर बनाया जाता है। कांसा देखिए कि कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। टाइप मेटल देखिए कि टीन प्लस लेड प्लस एंटीमनी हो जाएगा। बेल मेटल देखिए कि कॉपर और टीन होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल होता है। पीपल देखिएगा पीतल, कॉपर प्लस जिंक होता है इसमें, तो ये याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप देखिएगा कि चांदी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
चांदी के 3 प्रमुख अयस्क हैं। अयस्क मतलब क्या होता है, जो कच्चा माल जिससे वो पदार्थ मिलता है। तो रूबी सिल्वर हो जाएगा, हर्न सिल्वर और अर्जेंटाइन हो जाएगा। चांदी तन्य और आघातवादी धातु है, इसलिए इसे तार व आसानी से बदला जा सकता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, जिसका उपयोग विद्युत तार, बर्तन आदि बनाने में काम आता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग प्रशीतक के रूप में नहीं होता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए कि स्रोत, इनमें बहुत अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह एक ऐसा स्रोत है जिसे कितनी भी बार ऊष्मा दी जा सकती है। कार्यकारी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो वस्तुओं को ठंडा करने में इसका इस्तेमाल होता है। सामान्यतः अमोनिया फ्रियोन गैस का उपयोग प्रतिशत के रूप में किया जाता है। देखिए सिक, यह एक ऐसी वस्तु है स्रोत होता है जिससे कितनी भी ऊष्मा ली जा सकती है, अर्थात इसमें अनंत ऊष्मा त्यागने की क्षमता होती है। प्रतिशत में देखिए कि CCl2F2 का प्रयोग किया जाता है और इसे फ्रियोन भी कहा जाता है, फ्रियोन गैस। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हरी सब्जियाँ। मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और गंधक। मनुष्य के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। जल और ऑक्सीजन को पोषक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि बीज अंकुरण के लिए क्या होना चाहिए? तो पानी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और तापमान होना चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसर्जन कौन करता है? तो गैस करता है। इसमें अगर देखा जाए विसरण के उदाहरण है, देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए विस्तार से। किसी ठोस, द्रव और गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। देखिए ये विसरण के उदाहरण है, ज्वारों द्वारा जल का अवशोषण विसरण द्वारा होता है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। पुष्प खुशबूदार रसायन स्वाति करते हैं, ये रासायनिक हवा में विसरण हो जाती है तथा परागकणों के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्राहम का विसरण नियम देखिएगा कि जब ताप और दाब को नियत रखा जाए तो गैस के विसरण का दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के विरोध का अनुपाती होता है। ये आपका सूत्र दिया गया है, तो इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसे शुष्क बर्फ बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 57 का। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है और इसे देखिए कि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस से द्रव की परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वायुमंडलीय दाब 78.7 डिग्री सेल्सियस के ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होता है। सूखा बर्फ का ऊर्ध्वाधर रोकने के लिए क्रॉप्ड पेपर का उपयोग किया जाता है, उसमें लपेट के रखा जाता है। कमरों को ठंडा करने के लिए प्रतिशत के रूप में सूखा बर्फ का व्यापक उपयोग किया जाता है। देखिएगा कि आँख के मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में होता है। इसमें क्या होता है कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। तो थोड़ा सा देखिए कि 2-4 क्वेश्चन धुंधला आ गया है, फोटो खींचने में गड़बड़ हो गया है। थोड़ा सा अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पे इसको छोड़िए, हम जो समझाते हैं उसे देखिए। देखिए आँखों की जो रोशनी होता है या निकट दृष्टि दोष होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। ऐसे तो प्रकार ज़्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल 3 समझा जाए। एक निकट दृष्टि दोष हो सकता है, यानी कि नज़दीक के वस्तु साफ दिखेगा और दूर के वस्तु धुंधला दिखेगा, तो इसे निकट वस्तु बोला जाता है। और निकट वस्तु में देखिएगा कि आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और दूर दृष्टि एक होता है जिसमें देखिएगा कि दूर के वस्तु साफ दिखेगा, नज़दीक का वस्तु साफ नहीं दिखता है, तो इसमें उत्तल लेंस लगता है। और एक देखिए कि दोनों ये हो जाता है, बाइलिंगुअल समस्या आ जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि नीचे आपका उत्तल लेंस लगाया जाता है, ऊपर अवतल लेंस लगाया जाता है। जैसे आप सर ऊपर उठाइएगा तो अवतल लेंस से दूर तक देखिएगा, और जैसे कि पेपर ऊपर पढ़ना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिएगा। तो जैसे कि ये चश्मा हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका उत्तल लेंस और यहाँ पे आपका अवतल लेंस ऐसे लगा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो तनाग्र को छोड़कर सभी को ये संक्रमित कर सकता है। आलू का विल्ट रोग बैक्टीरिया, जिसमें देखिएगा कि बैक्टीरिया का नाम दिया गया है एस्यूडोमोनास सोलेमनेसियरम की वजह से पौधे में होता है, इसे रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। बॉन्ची टॉप ऑफ बनाना और पौधे में वायरस के कारण होता है। पौधे में लंबे समय तक नमी होने के कारण
डाउनी मिल्ड्यू रोग हो जाएगा। साइट्रस कैंसर देखिएगा कि रूह का कारक है। और इसमें देखिएगा कि एक्सोथोमस पॉडीज नामक जीवाणु के कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। साइटस केकस रोग के कारण पौधे, पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होता है। चलिए इधर सही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन है। इंसुलिन स्रावित होती है, तो ये कहाँ से, तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि में 4 पैराथायराइड ग्रंथि होते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन तथा पैराथायराइड हार्मोन के नाम से स्रावित करता है, जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को विनियमित करता है। प्यूटिक ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह पित्त शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो केवल एक रुष्कीय प्रणालियों में पाई जाती है। यह पित्त का निर्माण करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग। तो फ्रूगली दिया गया है, तो इसका मतलब तो मित व्ययी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड। तो दिया है रिजेक्ट, तो रिजेक्ट का अपोजिट क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी स्वीकार कर लेना। इसमें आपको भरना है और प्रीपोजिशन भरना है। तो देखिएगा इसमें कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग अल्टरेंस। यहाँ पे दिया गया है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो इससे क्या बोला जाता है, इसे सेंचुरी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि 4 वर्ड आर गिवन इन द क्वेश्चन आउट ऑफ द विच ओनली वन द करेक्टली स्पेलिंग। इसमें करेक्टली स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। इसमें देखिएगा कि ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड बिलो गिवन अल्टरनेटिव टू बोल्ड पार्ट, तो यहाँ पे बोल्ड पार्ट दिया गया है, आफ्टर अफेक्शन दिया गया है, तो इसके जवाब पे क्या आ जाएगा, तो देखिए सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन, ये आपका सही वर्ड है, एंड हैज़ नो फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव टू पैसिव, वॉइस में चेंज करना है। दिया गया है द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, तो इसका राइट आंसर आपका इसमें देखिएगा ये हो जाएगा डी नंबर, द ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें, तो इसमें देखिएगा कि अमावस्या दिया गया है, तो इसका ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध के बारे में यहाँ पे दिया गया है, अन्य विकल्प उपलक्ष मूर्तित और मानवीकरण शुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द आपका अमावस्या है। और अमावस्या देखिएगा कि ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पे गलत लिखा गया है। शुद्ध और अशुद्ध यहाँ पे शब्द दिया है, अंगूर, तिथि, इच्छा, उपलब्ध, ऑपरेशन, तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अयादि स्वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अयादि संधि में देखिए कि यदि ए ओ और स्वर को मेल दूसरी स्वर से हो, तो ए का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पे इसके बारे में दे भी दिया गया है, यहाँ पे टोटल विस्तार से दिया गया है, ए प्लस ई आई, न प्लस इका नायिका, तो ये अब हम इसमें तो पढ़ के ही सिर्फ बताएंगे, समझाने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसे आप थोड़ा सा जूम करके और इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात लोकति के सही अर्थ का ये बताना है। एक से बढ़कर एक चालाक होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कुछ और दिया गया है लोकातीय, तो देख लिया जाए। 3 कौजरिया या 13 चूल्हा, इसमें जितने आदमी उतने विचार, 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो ये निराला ढंग हो जाएगा। नाम बड़े पर दर्शन छोटे, गुण से अधिक बुराई हो जाएगा। पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं। पंच परमेश्वर 5 पंचों की राय, बोए पेड़ बबुल आम कहाँ से आए, तो जैसे करनी वैसी भरनी। सांप मरे पर लाठी न टूटे, अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो। नदी में रहकर मगर से वैर, जिसके अधिकार में रहना उसी से वैर करना।
देखिए कि 9 लकड़ी 90 खर्चा, तो काम धारण खर्च अधिक यानी काम कम और खर्च ज़्यादा। मार मारकर हकीम बनाना यानी ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। भाई गति सांप छछूंदर केरी, तो दुविधा में पड़ना। बिल्ली के भाग से छींका, तो संयुक्त अच्छा लग जाए। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होना। घी का लड्डू टेढ़ा भला न हो, लाभदायक वस्तु किसी तरह क्यों न हो। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए यानी महाकंजूस। 71 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो इसका पाषाण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन्य का पर्यायवाची शब्द देखिएगा कि छाछ यानी मट्ठा मही लस्सी तक ताक हो जाएगा। अमी यानी सुरभोग सुधा सोम पीयूष जीवनोक। खंड देखिएगा कि अंश भाग हिस्सा टुकड़ा परचाखा सिली। बादल का घन जलद जलधर नीरद पायोत वादिर हो जाएगा। मछली मत्स्य मीन ये झक सफारी जलबीज। दूध का दूध पैर छीन अमृत। पैर का आप देखिए पाँव पद चरण पाद पाद। पक्षी का बिहंग बिहिंग खग परेखु परिंदा द्विज हो जाएगा। हंस का कलंठ मराल सिपक्ष और मानसक। वृक्ष का गाछ तरु पेड़ दुम्न पादप टिपन साखी। वसन का अंबर वस्त्र परिधान पटचित। हिरण का सुरभि कुरंग मृग सारण हिंस हो जाएगा। मव का पंथ मार्ग बाट पथ राह हो जाएगा। सूर्य का अर्घ तरणी पतंग आदित्य वंशुमाली रवि। सलील का तो पानी बाड़ी अम्बु जल नीर हो जाएगा। खून का लहू शोषिन रुधिर जल हो जाएगा। काक का वायरस विषुन काक करठ कौआ। अमृत का सुधा मधु अमी सुरभोग सोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, अमित अमित शब्द का श्रुति संभिनार्थ शब्द चुने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अत्यधिक शत्रु। अमित अमित शब्द का श्रुतिसार निस्तारक शब्द है, तो अमित का अत्यधिक और अमित का शत्रु हो जाएगा इसका, तो ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अमित है अत्यधिक और ये अमित शत्रु। यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा सा शब्द दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है, तो ये आपको एक बार क्या करना है कि पॉज करना है इसे, यानी रोक देना है और इसे एक बार जरूर पढ़ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या बोला जाएगा एक शब्द में, तो उसे अभियुक्त बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। देखिए कि वाक्य समर्थ शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। वाक्यों के 6 अनिवार्य तत्व हैं, सार्थकता, निकटता, योग्यता, आकांक्षा, पदक्रम और अन्वय होगा। रचना के आधार पर देखिएगा कि आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य में उद्देश्य विधेय और संयुक्त वाक्य में सरल और सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में प्रधान आश्रित हो जाएगा। संयुक्त वाक्य की पहचान है और एवं या परंतु ये सब नहीं हो तो फिर भी इसलिए अथवा, तो ये सब है मिश्र वाक्य में कि जो क्योंकि जितना जैसा शब्द ये सब आ जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, इस समय राजू की आयु और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 3:4 हो जाएगा। मुकेश की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि बना दिया गया है एक्स मान के, तो आप देख लीजिए अच्छा तरीका से बनाया जाता है, इसीलिए हम नहीं बताते हैं। दूसरा का मेथड भी यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया गया है, ये भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए सही है। यहाँ पे बना दिया गया है, देखिए किसी धन पे 3 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष के दर से सरल ब्याज 235.20 रुपये हो जाती है, तो यह धनराशि कितनी है, तो ये आपका 560 रुपये हो जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे समय 3 वर्ष, दर 14 वर्ष, ब्याज इतना दिया गया है और इसका सूत्र ये है, तो आप इसके आधार पे बनाना है, तो यहाँ पे सेट करके बना भी दिया गया है, तो ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हों, यदि उसके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उसके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये आपका 13 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे आपका मैप के द्वारा समझा दिया गया है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा।
तो 23% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आपका समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है 119 मीटर 153 मीटर 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक खंभे की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर भी यानी 17 मीटर हो जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे कैसे समझाया गया है, तो राइट आंसर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम देता है। तो देखिए कि इसका क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 1000 ग्राम बराबर 9, तो ये आपका 100 ग्राम का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट किस पे होता है? तो 900 पे होता है। और उसके बाद 100 रख के निकाल दीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। 81 देखिए यहाँ पे निकाल भी दिया गया है, तो आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स 12 का गुणज एक्स प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होगा? तो के किसके बराबर होगा? तो देखिएगा ये आपका राइट आंसर बी है। तो यानी के जो है 7 के बराबर है। और यहाँ पे देखिए कि बना दिया गया है अच्छी तरीके से। तो इसे आप देख के बना लीजिए, या आपको आता है तो और भी तरीके से बना सकते हैं। मैथ इसलिए नहीं बनाते हैं कि एक तो ये अच्छा तरीके से इसमें सोल्यूशन दिया गया है। दूसरा क्या चीज़ है कि अगर बनाएंगे तो एक तो वीडियो ये ऐसे ही बड़ा हो जाता है और भी बड़ा हो जाएगा। देखिए कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल की मूल्य कीमत कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर आपका 5.5 रुपये हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे बनाया गया है, तो आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1400 का x बराबर 119 हो तो x किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर आपका 8.5% हो जाएगा। इसी के बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, 310 रुपये 3 कामगारों में 1/2 1/3 1/5 के अनुपात में बांटे गए तो प्रथम कारीगर को कितना रुपये मिलेगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि बना दिया गया है, तो इसमें तो बहुत आसान होता है, एलसीएम निकालिए और बना दीजिए। तो ये हो गया 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 150 आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, यदि x ये क्या बराबर या बराबर x/1 बराबर 2 तो x माइनस 1/x का मान बताना है। तो ये 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। और यहाँ पे 2 मेथड से बनाया गया है, तो आप दोनों देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पी क्यू और आर के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्से में अंतर में 556 हो तो वितरण हेतु कितना राशि है? तो देखिए कि 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि 2 मेथड से बनाया गया है। पहला मेथड जिसमें 5838 है और दूसरा का मेथड ये है, ये शॉर्टकट में बनाया गया है। देखिए 5 और 7 का इकाई 2 है और इसमें 2 का मान कितना दिया गया है? तो 556 दिया गया है। तो 1 का इकाई कितना हो जाएगा? 278 हो जाएगा। और कुल देखिए कि 5, 7, 9 21 इकाई है, तो 21 गुना 278, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5838। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी, यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए कि 8:1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे बना दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, एक आयतन की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयतन की लंबाई क्या हो जाएगा? तो देखिए कितना आसानी से यहाँ पे बनाया गया है। आपका राइट आंसर सी सही है, 12% बढ़ जाएगा। इसमें घटाइएगा तो 20 आ जाएगा। और इसमें 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 4 दूनी 8, तो 20 में से 8 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 2800 रुपये के सहयोग ब्याज से 135 कम है तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय कितना हो जाएगा? तो इसका देखिएगा कि आपका 5 वर्ष दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि बना भी दिया गया है और इसका सूत्र भी दिया गया है, तो आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, एक राशि ब्रजेश और सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी है, परंतु 5:6 के अनुपात में बांट दी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ तो वह राशि थी, तो वह राशि 594 थी। और देखिएगा कि ये बना दिया गया है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत आसान मेथड में बनाता है, कभी कभी तो 2 मेथड दे दिया गया है। ये आपका शॉर्ट मेथड है, तो इससे भी आप बना सकते हैं, तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 मीटर वर्ग मीटर है और यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से
25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी। तो लंबाई 25 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया भी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि 3 प्रथम संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। आपका 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है, तो 7 ये 21 यानी 210 हो गया। और उसके बाद देखिए कि पहले 3 संख्याओं का औसत 32 है, तो 32 दूनी कितना हो जाता है, तो 30 3 90 और 2 दूनी 6 तो 96 हो जाएगा। और इसमें 3 संख्याओं का दिया जा रहा है तो इसमें आपका 84 हो जाएगा। तो 84 इसमें और इसमें कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 10 के 0 और 9 9 18 180 हो जाएगा। 180 घटाइएगा तो 30 आ जाएगा। राइट आंसर बी सही है। और यहाँ पे बनाया भी है तो देख लीजिए। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का नोट भेज दिया। भेंट में कुल दिया गया धनराशि कितना हो जाएगा, तो 900 रुपये हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि इसका यहाँ पे बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, 8 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या और बढ़ा देने पे औसत 10% बढ़ जाती है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो 8 इंटू आप 20 कर दीजिए और एक नई संख्या बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, बराबर आपका 16 160 हो जाएगा। और एक संख्या बढ़ाइएगा तो 9 संख्या हो जाएगा और 9 संख्या औसत में 10% बढ़ जाता है। तो 20 का 10% कितना, 2 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो आपका 22 हो गया। तो इसमें आप 2 दूनी 18 के 8, 2 दूनी 18 1 19 198 हो जाएगा 160। तो इसमें आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ पे भी बना दिया गया है। दूसरा का मेथड भी देखिए बन गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़के सम्मिलित हुई। उनमें से 80% लड़के और 45% लड़के उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत, ये भी आसान है। आपका एक परीक्षा में 1200 लड़के और देखिए कि 80% लड़का पास हुआ लोग, तो 1200 लड़के का मतलब क्या हो गया, ये आपका 120 यहाँ पे पॉइंट बैठिएगा तो 10% हो जाएगा। तो 120 10% का मान है, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे बैठिए 10 तो 4.5 से गुना कर दीजिए, ये निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे बना भी दिया गया है उसी मेथड पे, तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर आपका बी सही आ रहा है, 35% हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लंबाई तथा चौड़ाई 25% घटा देने से भूखंड का क्षेत्रफल घटेगा। तो देखिए कि यहाँ पे 25 - 25 और 25 × 25, तो ये आपका 43.5% हो जाएगा, 43.75%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x तथा y का माध्य अनुपातिक कितना होता है। तो माध्य अनुपातिक देखिए यहाँ पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, √x × y। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात होगा। तो ये 4:1 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 99 के बाद 100 नंबर, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए कि लाभ तो आपका 25% होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका बना दिया गया है वस्तुओं का क्रय मूल्य और वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर ये दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 25 - 20 और बट्टा में 20, तो ये काटिएगा तो आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बी। और सेकेंड मेथड से भी बनाया गया है CP/SP मान के, तो ये भी देख लीजिए। इस प्रकार देखिए कि 100 क्वेश्चन देख लिए लोग और पूरी तरीके से हर क्वेश्चन का हम लोग देखे हैं लोग। मैथ में कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे बना दिया जाता है, तो समय वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। वही तरीका से हम भी बनाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो चलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि और क्या सुधार किया जा सकता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।